गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया था कि कैसे थ्योरी सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन आपको है। तो प्रिंसिपल मतलब क्या? प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ एंड प्रिपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा टूल्स, एक ऐसा सिस्टम जिसको अप्लाई कर कर हम अपने बोल सकते हो कि अपने कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल मतलब एग्जैक्टली क्या है बोलना चाहता है यहाँ पे कि ऐसा फाउंडेशन, ऐसा मतलब बोल सकते हो जैसे घर बनाते समय आपने देखा होगा कि फाउंडेशन बनाया जाता है। जितना ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा अच्छा घर बनेगा। उसके ऊपर आप मजले के मजले बनाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा कंपनी में काम होगा, उतने अच्छे सिस्टम से कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। तो ये फाउंडेशन है किसी भी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए। ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको कंपनी अगर फॉलो करती है तो ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल हो सकती है और वो ग्रोथ बहुत अच्छे से कर सकती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। अब इसके नेचर की बात करते हैं। पेज नंबर 2 में हम लोग हैं, ठीक है। और फिर से याद दिला दूं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे हैं 12th के नए सिलेबस के हिसाब से। और अब आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब पहला नेचर क्या है? मतलब अब उनको ये बताना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने देखा कि क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे रूल रेगुलेशन जो कंपनी चलाने के लिए हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। और वो रूल रेगुलेशंस के नेचर क्या है, वो पहला पॉइंट हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब यूनिवर्सली इन नेचर है। इसका मतलब ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे प्रकार के, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये रूल्स सभी जगह अप्लाई होंगे। इसलिए ये पहला जो नेचर दिया है वो यही बताने की कोशिश है कि दिस रूल्स आर अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वेदर इट इज स्मॉल, बिग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। तो अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम कि आपको पिन पॉइंट और कीवर्ड्स पकड़ने हैं। तो कीवर्ड इसमें क्या है? कीवर्ड यूनिवर्सल है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो यूनिवर्सल वर्ड को ध्यान में रखकर आपको ये सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया, उसमें आपको ये यूनिवर्सल वर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या समझाया कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कीवर्ड आपको यूज करना है। सेकंड कीवर्ड आपका ये रहेगा ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से आपको क्या समझ में आना चाहिए नोट्स बनाने के बाद कि हाँ भाई ये जो यूनिवर्सल, मतलब ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी फर्म, इंडस्ट्री, कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये सेकंड कीवर्ड आपका रहेगा। उसके बाद सिमिलरली ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं। फर्स्ट वन क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट वन क्या है? आप लोग को 11th में था ऑलरेडी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, ये प्रिंसिपल तीनों में अप्लाई होते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो उसमें फर्स्ट कीवर्ड क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर। सेकंड कीवर्ड क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड क्या है? अप्लाई टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 कीवर्ड आपको सिर्फ लिखना है शॉर्ट नोट्स बनाते समय, और ये 3 कीवर्ड्स के ऊपर आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं। आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था यूनिवर्सल इन नेचर। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जनरल गाइडलाइंस। मतलब ये जो
प्रिंसिपल्स है, ये जो रूल्स हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब कुछ तरीके आपको बताए गए हैं, डायरेक्शन दिखाया गया है, जिसको आप फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स आपका काम बेटर तरीके से हो पाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस in tackling the organizational situation wisely as well as in solving the problem। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजमेंट के जो ऐसे रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल है, ये आपको अलग अलग जो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको ये हेल्प करती है। टैकलिंग वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो टैकलिंग मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज आएगी उसको सॉल्व करने का तरीका आपको ये बताता है। ठीक है, एंड दे आर नॉट रिजिड। What do you mean by rigid? ये rigid नहीं है, इसका मतलब क्या? rigid नहीं है इसका मतलब strictly आप उसको as it is लेते नहीं हो, आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब ये रूल ऐसे हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, वाइल मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इन अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर। ऑफ कोर्स ये जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, उसके हिसाब से आप उसको यूज़ करोगे। आपकी कंपनी का साइज कैसा है उसके हिसाब से आप रूल अप्लाई। ठीक है, नेचर कैसा है उसके हिसाब से आप अपनाओगे। इसका मतलब सेकंड पॉइंट ये समझाना चाहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस देता है, आपको इस गाइडलाइंस को कैसे यूज़ करना है वो आप डिसाइड करोगे आपके कंपनी के हिसाब से, अपने कंपनी के साइज़ के हिसाब से, आपके कंपनी के नेचर के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी का एम्प्लॉई होगा तो उसकी बड़ी सैलरी होगी। ठीक है, कोई कंपनी के छोटी है तो उसमें जो एम्प्लॉय होंगी उनकी सैलरी कैसी होगी, कम होगी। वहाँ पे एग्जांपल दिया है, फेयर रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, मतलब सैलरी की बात हो रही है, तो सैलरी अच्छी देनी चाहिए कंपनी को। ऑफ कोर्स जो बड़ी कंपनी होगी वो अच्छी सैलरी देगी, राइट। रूल क्या कहता है, देखो प्रिंसिपल क्या कहता है कि फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अब ये फेयर रेम्यूनरेशन, अब समझो कोई बड़ी कंपनी 2 लाख रुपए किसी एम्प्लॉय को दे रही है, ठीक है, तो बड़े कंपनी में काम करता होगा इसलिए उसको बड़ी सैलरी मिल रही है, पोजीशन सेम है, वो मैनेजर है। वही छोटी कंपनी है, वहां पे भी एक मैनेजर है, तो क्या वो भी 2 लाख रुपए दे? क्या ये सूटेबल है? नहीं है। क्यों? बड़ी कंपनी की इनकम ज़्यादा है, वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, छोटी कंपनी की इनकम कम है, तो वो अपने इनकम के हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब उन्होंने बोला है अच्छी सैलरी दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जितनी बड़ी कंपनी देती होगी उतनी छोटी भी देगी। जो छोटा दुकानदार भी होगा वो भी अपने एम्प्लॉय को उतनी ही सैलरी देगा, उसकी इनकम नहीं होती होगी उतनी तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब कि जनरल गाइडलाइंस आपको दे दिया है, आपको अपने सिचुएशन को ध्यान में रखकर, कंपनी को ध्यान में रखकर, साइज को ध्यान में रखकर आपको इस रूल को यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड सिंपल सा है कि जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, पहले तो वही लिखना है आपको, उसके ऊपर सेंटेंस लिखना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस किसके लिए? फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये कीवर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, और साथ में सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड कीवर्ड क्या होगा? सेकंड कीवर्ड ये होगा कि ऑफ कोर्स दे आर अप्लाई। अब हम ये अप्लाई कैसे करेंगे? डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन साइज। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डिपेंड अपॉन दी साइज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये शॉर्ट इतने वर्ड तो लिखने पड़ेंगे आपको, और फिर लास्ट में एग्जाम्पल कोड करते समय आपको फेयर रेम्यूनरेशन का एग्जाम्पल देना है। तो देखो इसमें भी 3 कीवर्ड्स आ गए। पहला क्या? जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सेकेंड क्या? डिपेंड अपॉन दी साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एग्जाम्पल है फेयर रेम्यूनरेशन। तो ये 3 कीवर्ड्स आ गए। 3 कीवर्ड पे एक एक सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए, आपका पॉइंट्स तैयार हो जाएगा। और यही लिखना है आपको रजिस्टर पे, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये कीवर्ड लिखने हैं, सिर्फ पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, शॉर्ट में बनाना है। लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वर्ड के आगे इस वर्ड को मुझे सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपके शॉर्ट नोट्स अब तैयार होंगे, ऐसे तैयार होंगे। ये एक तरीका बताया, किसी और का कोई और तरीका हो सकता है, जिसको जैसा बेटर लगे वो यूज़ करे। ठीक है, आप लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये फॉर्म कैसे होते हैं? प्रैक्टिकली रिसर्च करके।
उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसको यूज़ करके देखना होगा, उसको प्रैक्टिस भी लाना होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को हमें सुबह 7 बजे बुलाना है, ठीक है, ये रूल कंपनी ने बनाया समझ लो। अब ये रूल बनाया तो इसको आपको रोजाना फॉलो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ भी आपने सुबह एक दिन 7 बजे बुलाया तो फिर दूसरे दिन वो नहीं आ रहा है, हम उसको कुछ टोक ही नहीं रहे, फिर तीसरे दिन वो और लेट आएगा। तो इसका मतलब रूल बनाया है तो हमें प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना पड़ेगा, रोजाना वही चीज़ फॉलो होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कंपनी के एम्प्लॉय क्या समझेंगे, यार रूल बनते तो हैं तोड़ने के लिए। एम्प्लॉय ऐसा कहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने रूल बनाया 7 बजे मतलब 7 बजे, किसी दिन वो लेट आता है तो उसका आप रीज़न पूछेंगे, उससे आप एप्लीकेशन लेंगे, उसको आप डांट फटकार करेंगे, तो उसको समझ में आएगा नहीं ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको फॉलो करना है, तो दूसरे दिन 7 बजे वो तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, मतलब आपको इसको फॉलो करवाना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा, बाय प्रैक्टिस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क। और ये जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रिसर्च करके। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार का काम होता है, हमारे यहाँ के एम्प्लॉय कैसे हैं, उन पर कैसे रूल्स बनाए जाएं उनके लिए। एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। इसका मतलब हमें सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना होगा अपने प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए। क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग होती है, हर एक कंपनी के काम अलग अलग होते हैं, हर एक कंपनी में एम्प्लॉय अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप सभी के जैसे वो कंपनी ने रूल बनाया तो हम यहाँ पे एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमें उसको अप्लाई करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हमारे कंपनी में वो यूज़ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और the result of such experiment have been developed as a principle after its practice in organization। मतलब थर्ड पॉइंट क्या बताना चाहता है, थर्ड पॉइंट ये बताना चाहता है कि कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी रूल बनाते समय आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। तो कि एक पहला कीवर्ड मिल चुका है, रिसर्च वर्क। इसका मतलब प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय डूइंग या फिर थ्रू रिसर्च वर्क। तो पहला कीवर्ड इसमें पॉइंट में क्या आया, रिसर्च वर्क। सेकंड क्या बताया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये सेकंड कीवर्ड होगा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब प्रिंसिपल बनाते समय आपको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इसमें 2 कीवर्ड भी आपने लिख लिया तो काफ़ी अच्छा होगा, आपका पॉइंट्स तैयार हो जाता है। कितने पॉइंट हो चुके हैं, 3 पॉइंट हो चुके हैं। समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में जब मैं एग्जाम्पल इसमें कोड किया मैंने, इसके पहले वाले इसमें भी एग्जाम्पल था, तो वो तो बुक में ही दिया था आपको, लेकिन इसमें भी एग्जाम्पल है, तो आपको वो एग्जाम्पल लिखना है, ब्रैकेट में करके शॉर्ट में लिख दो चलेगा, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, उर्दू में लिखो, जैसा एग्जाम्पल आपको लिखना है वैसा लिखो, लेकिन पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है, चाहे अब दोबारा जब रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, फ्लैक्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फ्लैक्सिबल है। मतलब ये रूल कैसे हैं, फ्लैक्सिबल है, रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब एज इट इज आपको यूज नहीं करना है, ये फ्लैक्सिबल है, ये मतलब मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो पहला वही है, फ्लैक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो कहाँ पे कीवर्ड आपको मिल चुका है, दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई as per situation of the organization, and manager can flexible while implementing principle to suit the requirement। और यहाँ पे मैनेजर को भी कैसा बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैनेजर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो रूल को भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब पहला कीवर्ड क्या बताया इसमें कि फ्लेक्सिबल इन नेचर और दे कैन बी मॉडिफाई और चेंज एज पर सिचुएशन। मैनेजर को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ऑफ कोर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड द बिजनेस सिचुएशन, क्यों ऐसा है, क्यों ये फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, आप बोलोगे सर फ्लेक्सिबल ही क्यों है, क्योंकि बिजनेस सिचुएशन हमेशा बदलते रहते हैं। अभी देखो ना, लॉकडाउन चालू हो गया, लॉकडाउन में सब कुछ बंद, सारे काम बंद, सारी कंपनियां बंद, सबके वर्किंग कंडीशंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। अब ऐसे कंडीशन में आप खुद ही सोचो,
ये जो बिजनेस सिचुएशंस हैं इसमें क्या बदलाव आया नहीं है? ऑफ कोर्स आया है। काम नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉय के पास काम नहीं है, कंपनी के पास काम नहीं है, इनकम नहीं है। तो ये सिचुएशंस में कंपनी को ऑफ कोर्स, इसका मतलब कंपनी अलग अलग सिचुएशन से गुजरती है, तो उसके हिसाब से आपको रूल अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या, नहीं नहीं सारे एम्प्लॉय चाहिए, हमको काम करने आने चाहिए, नहीं तो हम सैलरी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने रूल क्या निकाला? आपको सैलरी देनी पड़ेगी चाहे काम हो या ना हो। अब आप प्रिंसिपल यूज कर सकते कि नहीं नहीं एम्प्लॉय आप आओ काम करने के लिए, वहां पर ये मुश्किल है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन बदला तो आपके रूल्स भी बदले। और इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कुछ कुछ कंपनियों में कि हाँ भाई 5%, 10%, 15% एम्प्लॉय बुलाकर आप काम करो अल्टरनेट डेज। तो अब उसके हिसाब से आपको काम करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? इसका मतलब पहले क्या था रूल? 100% एम्प्लॉय होने चाहिए। अब क्या रूल बन गया? 5% एम्प्लॉय होने चाहिए। तो सिचुएशन बदला, सर्कमस्टांसेस बदले, तो आपको रूल भी बदलना पड़ा। ठीक है, कहीं कहीं टाइमिंग भी चेंजेस होने पड़े। हमारे यहाँ पे कैसा, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद बंद है। पहले रूल क्या था? कंपनियों की बात अगर हम करें, पहले रूल था कि ऑफिस टाइमिंग 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। अगर ऐसा था तो अब उनको बदलना पड़ा होगा, रूल चेंज करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे सिचुएशन के हिसाब से। अब क्या कर दिया होगा फिर उन्होंने, 8 बजे से 7 बजे तक, उसके बाद बंद। क्यों? गवर्नमेंट ने रूल निकाला। इसका मतलब रूल्स कैसे होने चाहिए? फ्लैक्सिबल इन नेचर होने चाहिए, चेंजेबल होने चाहिए एज पर चेंजिंग सिचुएशंस एंड एडजस्ट और मॉडिफाई। फिर से वही बात है, मतलब इसमें 4th पॉइंट में आपको कीवर्ड्स क्या क्या है? फ्लैक्सिबल इन नेचर एंड कैन बी चेंज और मॉडिफाई एज पर सिचुएशंस। और फिर उसके बाद क्यों? क्योंकि सिचुएशंस बदलते रहते हैं। और ये एग्जांपल अभी जो बताया टाइमिंग को लेकर, ठीक है, वो जो परसेंटेज आपको बताया कि 5% एंड 10% एम्प्लॉय की हाजिरी अब लगेगी, पहले कितनी थी कंपलसरी? 100%, अब 5% 10% है। ये एग्जांपल भी लिखो। तो ये आपका 4th पॉइंट हुआ। इसका मतलब रूल कैसे होने चाहिए? फ्लैक्सिबल इन नेचर होने चाहिए, चेंजेबल होने चाहिए एज पर सिचुएशन। ठीक है, 5th पॉइंट पे चलते हैं। बिहेवियर इन नेचर, बिहेवियरल इन नेचर मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आप रूल बनाओगे तो सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए होगा, वो सारे एम्प्लॉय के लिए होगा, वो सभी ग्रुप के लिए होगा। ठीक है, एंड मैनेजमेंट एम अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के जो एम होते हैं, वो क्या होते हैं कि ह्यूमन बीइंग इस रूल को अपनाएं। ठीक है, और ऑफ कोर्स उसको बिहेवियर में लाएं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग। ये जो बनाए जाते हैं इससे क्या बदलाव आएगा? ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में बदलाव आना चाहिए। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब देखो, ये तो आपको बुकिश लैंग्वेज में जो जो बताया वो मैंने बता दिया। अब इसका मीनिंग समझो कि बिहेवियर नेचर मतलब ये प्रिंसिपल ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को बदल सकते हैं, बदलते हैं। और ऐसे ही रूल होने चाहिए जो ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करे। मतलब मैनेजमेंट ऐसे रूल बनाए, ऐसे प्रिंसिपल बनाए जो ह्यूमन बीइंग को चेंज होने में हेल्प हो सके। ठीक है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय थोड़ी काम कर रहा है, देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो रूल्स आपको ग्रुप ऑफ पीपल को ध्यान में रखकर बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल हम कर सके। तो क्या है इसमें कीवर्ड? कीवर्ड इसमें ये आ रहा है कि मैनेजमेंट रूल्स इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग। तो इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग इतना लिख दो कीवर्ड। ठीक है, सेकंड क्या? दिस प्रिंसिपल आर ग्रुप पर्सन। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए? दे कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये आपका सेकंड कीवर्ड आ चुका है। फर्स्ट कीवर्ड क्या बताया? ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट कीवर्ड था क्या? ऑफ कोर्स कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो चेंज होना चाहिए। और सेकंड कीवर्ड क्या बताया? कि ऑफ कोर्स दिस प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये था आपका 5th पॉइंट। मतलब प्रिंसिपल ऐसे बने जो किसको ध्यान में रखकर बने? ग्रुप ऑफ पीपल को ध्यान में रखकर बने, और जो लोगों के बिहेवियर को बदल सके। ऐसे रूल बनने चाहिए। ठीक है, ऐसे रूल ना बने जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। राइट, ओके, 5th पॉइंट हो चुका है। 6th पॉइंट पे आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिस ऑफ टेकिंग डिसीजंस दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। अब देखो, इस पॉइंट में क्या बताने की कोशिश हो रही है 6th पॉइंट में, कि हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ध्यान में रखकर रूल बनाने चाहिए। कॉज और इफेक्ट मतलब अगर कुछ हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा।
जैसे अगर हम एम्प्लॉय को इंसेंटिव देते हैं, इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा इनकम देते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत का, तो हम अगर उसको एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं एक्स्ट्रा मेहनत करने का, तो ऑफ कोर्स वो और ज़्यादा मेहनत करेगा एक्स्ट्रा सैलरी पाने के लिए। कुछ कुछ कंपनी में होता है ना कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया, ओवर टाइम जिसको कहते हैं हम लोग, ओवर टाइम किया तो आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ओवर टाइम का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है एज नॉर्मल वर्किंग आवर। तो एम्प्लॉय क्या करता है, ओवर टाइम और ज़्यादा करता है, मेहनत और ज़्यादा करता है। इसका मतलब कॉज क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है ज़्यादा वर्किंग आवर बढ़ाने से, तो कंपनी क्या करेगी, इस ये जो पॉइंट मैंने बताया कि ज़्यादा सैलरी ज़्यादा वर्किंग आवर के, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा सैलरी ज़्यादा वर्किंग आवर, तो एम्प्लॉय वहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगे इस बात को देखकर, बोलेंगे नहीं यार मैं भी ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे भी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। जहाँ 8 घंटे वो 10 घंटे काम करने लगेगा, तो 2 घंटे की सैलरी उसको ज़्यादा मिल रही है। तो कंपनी अगर ऐसा रूल बना रही है तो इससे असर क्या होगा, कंपनी के कामों पर होगा, कंपनी का काम बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर को बढ़ा देगा ऑफकोर्स। तो रूल कैसे होने चाहिए, जिससे रूल कैसे बनने चाहिए, इसका मतलब कॉज और इफेक्ट को ध्यान में रखकर। नहीं तो आप किसी एम्प्लॉय को बोलो नहीं 8 घंटे काम करते थे अब 10 घंटे काम करना पड़ेगा, सैलरी वही रहेगी, वो कर पाएगा क्या, वो टाइम पास करेगा, 10 घंटे गिनेगा सिर्फ। लेकिन अगर उसी एम्प्लॉय को आपने कहा भाई 8 घंटे तो नॉर्मल तेरा वर्किंग आवर है, वो तो रहेगा ही रहेगा, 2 घंटे अगर ये टारगेट वर्क तूने कंप्लीट कर दिया तो तेरे को एक्स्ट्रा सैलरी इतनी मिलेगी, तो वो रेडी हो जाएगा। मतलब क्या इफेक्ट हुआ, 8 घंटे का नॉर्मल काम तो हुआ ही हुआ, वो 2 घंटे में उसने एक्स्ट्रा वर्क किया, वो भी टारगेट को ध्यान में रखकर, तो और उसको सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मतलब इस तरह से प्रिंसिपल बनाने हैं जिससे ये ध्यान में रखकर कि कॉज और इफेक्ट क्या होंगे। और एग्जांपल वहां पे भी दिया आपको, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर। अगर आप इंसेंटिव उसकी सैलरी उसको ज़्यादा देते हो ऑफ कोर्स, तो उसका असर उसके कामों पे होगा। मतलब ये जो सैलरी बढ़ाने का रूल है ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके कामों पर असर होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल क्या है कि भाई किसी एम्प्लॉय ने इतना कर लिया तो हम इसको इतना इंसेंटिव देंगे, उतना करने के लिए एम्प्लॉय कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से compete करेंगे, और उसका फायदा किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई एडवर्टाइजमेंट जैसे है, कोई एडवर्टाइज सेल्स मैनेजर अगर है, सेल्स मैनेजर 2 है समझ लो, तो कंपनी ने कहा भाई 100 जो कंप्लीट कर लेगा, 100 मतलब प्रोडक्ट जिसने बेच दिया उसको हम बोल सकते हैं 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे सैलरी। ठीक है, तो वो दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे उस टारगेट को कंप्लीट करने की, और उसमें से अगर एक ने कर लिया उसको 2000 मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे, तो फिर दूसरा वाला सोचेगा नहीं कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम करना है, मुझे इस एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करना है, तो मुझे ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब कामों पे असर हुआ कि नहीं, कंपटीशन आया कि नहीं। तो इसी को ध्यान में रखकर रूल्स बनाने चाहिए, ये पॉइंट ये कहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट कहता है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने भी रूल बनते हैं उन सब का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी में 10 रूल बनाए तो उसमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट है बाकी 8 नहीं है, ऐसा नहीं है, वो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दे आर इक्वल इंपॉर्टेंस, दे आर प्रैक्टिकली साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। मतलब ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर कर इसको बनाया जाता है रूल्स को। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई सोच में आया कोई भी रूल बना दिया। If any specific principle is focused more and other are not follow with the same focus, then it affect the working of organization। मतलब देखो क्या बोला है एग्जैक्टली कि सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रूल को फॉलो करते हो और किसी को नहीं करते हो तो इसका असर किस पे पड़ेगा, कंपनी के कामों में पड़ेगा। इसका मतलब ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ सम प्रिंसिपल आर फोकस्ड मोर एंड अदर नॉट, सो इट गेट इफेक्ट इन द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा असर कंपनी के कामों पे होगा। तो कीवर्ड क्या है, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब इस पे आपको लिखना आना चाहिए कि सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पे ज़्यादा फोकस किया और किसी पे नहीं किया तो ऑफकोर्स आपको क्या असर होगा, कंपनी के कामों पे असर होगा। ये कीवर्ड है। And the nature of principle are is not absolute like pure science, chemistry, mathematics with some modification। मतलब केमिस्ट्री में कैसा होता है, फिजिक्स में कैसा होता है, मैथमेटिक्स में कैसा होता है, कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको एज इट इज यूज़ करना है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। केमिस्ट्री में क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस आपको रहते हैं कुछ उसमें कि पर्टिकुलर केमिकल आपको मिक्स करना है, इतने क्वांटिटी का ही होना चाहिए तो ये रिजल्ट आएगा।
ऐसे, ये तो सब्जेक्ट की बात होगी, केमिस्ट्री में ऐसा होता है, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही फॉर्मूला आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैथमेटिक्स में बताया ना कि ये फॉर्मूला ही यूज़ करना है, उसके अलावा आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वैसे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के नहीं होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए? ऑफ कोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए, साथ में फ्लैक्सिबल भी होने चाहिए, और साथ में रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए। मतलब इसमें प्योर साइंस अप्लाई नहीं होता, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इसमें फ्लैक्सिबिलिटी, मॉडिफिकेशंस एज पर सिचुएशंस ऑफ द कंपनी आपको उसमें मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें 7 पॉइंट में 2 कीवर्ड क्या है? सबसे पहला कीवर्ड क्या है जो मैंने आपको इक्वली इंपॉर्टेंट, तो उसमें आपको लिखना है कि सभी रूल्स को इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं कि आप किसी को ना दो और किसी को दो। दूसरा क्या आया कि इट इज़ मतलब बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा बोल सकते हो उसमें कीवर्ड में कि इट कैन बी मॉडिफाई एज पर सिचुएशंस। सिचुएशन को ध्यान में रखकर आपको उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये थे पूरे 7 पॉइंट्स आपके, तो उसको अच्छे से समझो, उसके कीवर्ड्स पकड़ो, उसको अलग से लिखो और शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ मैंने और बताई थी कि मैं आपको निमोनिक्स भी बताऊंगा। तो ये तो मैंने कीवर्ड्स बताया, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करेगा। आप पहले पीडीएफ या फिर वीडियो पहले पूरा देख लो, वीडियो के साथ में पीडीएफ रखो तो और अच्छा होगा, ठीक है। नहीं ऐसा पॉसिबल है तो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद फिर पॉइंट्स पढ़ो, या तो फिर 2 पॉइंट्स पढ़कर फिर वीडियो देखो, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आपको कैसा अच्छा लगता है वो आपको वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, मतलब मैंने क्या कहा, वीडियो पूरा देखने के बाद पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना है और ये जो कीवर्ड्स बताए उसको आपको फॉलो करना है। कीवर्ड्स पकड़कर आपको लिख लेना है, पहली बात, एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल जहाँ जहाँ कोड किया है वहाँ पे लिखो। उसके बाद अब आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट करने के बाद इसको पढ़ना है, क्योंकि आपको तब वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंस लिखना आएगा, और अपने मन से लिखो, ऐसा जरूरी नहीं बुकिश लैंग्वेज ही लिखो, राइट। अब निमोनिक्स की बात करते हैं। निमोनिक्स मैंने इसके ऊपर बनाया था, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा निमोनिक्स इस पर आपका काम कर रहा है। अब जैसे इसमें वर्ड्स क्या क्या आते हैं, अब जैसे कैसे बनाना है वो समझ लो पहले, कैसे बनाना है। अब देखो क्या क्या आपके पॉइंट्स क्या क्या थे, पहले पॉइंट्स को ध्यान में रखो। पॉइंट्स क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या आया था एग्जैक्टली, फर्स्ट पॉइंट था यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो मैंने यू लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, जी, जनरल गाइडलाइंस। तीसरा था प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस, और चौथा था, मतलब मैं पहले जो भी बुलेट्स पॉइंट्स है उसके मैं पहले वर्ड को लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बी बिहेवियर, बिहेवियर आ गया, बिहेवियर इन नेचर, फिर कॉज एंड इफेक्ट आ गया, राइट। और 7 क्या था भाई, 7 पॉइंट था ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने सभी के पहले वर्ड लिख लिए, राइट। अब इससे आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनाना है। अब इसमें क्या शॉर्ट फॉर्म बन रहा है देख लो। अब ये देखो, फेस, FAC है ना, और क्या था इसमें, इफेक्ट आ गया, ओके। तो हम एक काम करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, तो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट, ठीक है। कॉज और इफेक्ट से क्या बन गया आपका, फेज बन गया, फेस। और ये बुक, फेसबुक, और फेसबुक भी यूज़ हो गया है आपका, और फेसबुक पे, फेसबुक पेज, फेसबुक पेज यूनिवर्सली दिखता है, देखो बन गया शॉर्टकट, फेसबुक, ठीक है, पेज यूनिवर्सली दिखता है। यूनिवर्सली मतलब सब जगह दिखता है, जहां भी आप देख लो। मतलब इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं, इसको निमोनिक्स कहते हैं। अब इसको याद रखो, F से क्या फ्लैक्सिबिलिटी, A से क्या, मतलब ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसका फुल फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब इसमें आप छोटी स्टोरी बना सकते हो, इसी को निमोनिक्स कहते हैं। कोई वर्ड बना सकते हो और आपका बुलेट पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। अब देख लो ना, पूरे आ गए ना, आपके पूरे पॉइंट्स कवर हो गए इसमें। फेसबुक पेज यूनिवर्सली दिखता है, कितने पॉइंट आ रहे हैं, आ रहे हैं ना 4 और ये 3, 7 पॉइंट हो गए। इस तरह से निमोनिक्स बनाकर आपको करना है। तो ये नेचर का निमोनिक्स हो गया आपका,
नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का निमोनिक्स हो गया, फेसबुक पेज यूनिवर्सली दिखता है, राइट। तो इस तरह से तरीका अपनाना है। थ्योरी में जिसको नॉर्मल तरीके से हो जाता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं हो पाता है, बुलेट पॉइंट्स याद नहीं हो रहे, उसके लिए तरीका अच्छा कारगर साबित होगा। मैं भी यूज़ करता था इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। आपको अच्छा लगता है तो आप लोग यूज़ करो, नहीं लगता है तो आपको नॉर्मल तरीका जो दूसरा आता होगा वो यूज़ करो, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक आज का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, राइट। और थोड़ा तरीका यूज़ करो, कमेंट करो, ऑफ कोर्स आप लोग ये मुझे बताना, लेकिन हाँ जितने लोग भी वीडियो देखेंगे वो सब मुझे बताना कि क्या ये तरीका अच्छा है, क्या नेक्स्ट पॉइंट में इसको यूज़ करूँ या ना करूँ। अगर आप लिखोगे तो मैं करूँगा, नहीं लिखोगे तो नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग एक्टिवली जवाब देते हैं, क्योंकि आप लोग जवाब देते नहीं हो, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग जवाब देंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो फिर मैं बुलेट पॉइंट समझा दूँगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए